शार्क टैंक के अंदर हम गए तो ये जो कंट्रोवर्सी जब अगेन पूरे सोशल मीडिया पर आई तो अगेन सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफ कोर्स इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आजकल जैसे आईपीएल के अंदर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की लड़ाई चलती रहती है तो उनके गुट बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि जो ऊपर की जो 100 रैंक लाने वाले बच्चे हैं, जो 200 रैंक लाने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ तक सोचते हैं, वो इतनी गहराई तक सोचते हैं, वो एक एक पॉइंट को सोचते हैं। मैं किसी एम्स में जाऊंगा या फिर मीडियोकर किसी मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा या फिर मेडिकल कॉलेज के लिए मुझे अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। कौन डिसाइड कर रहा है? अच्छी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, अच्छे एम्स जाने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करने ही होते हैं। सबसे बड़ा बलिदान है आज के दिन में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित बिजारनिया, शॉर्ट नेम एबीजे। मैं पिछले 15 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने 2008 के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स से आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है और उसके बाद से मैंने किसी कंपनी में कोई जॉब नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन फील्ड के अंदर ही हूँ। कोई टेक्निकल जॉब करने की बजाय मैंने पढ़ाना चूज़ किया। इससे पहले मैंने क्लास 12 तक कोटा के अंदर पढ़ाई की और उसके बाद जेईई का एग्ज़ाम देके फिर आईआईटी जाकर उसके बाद मैंने पढ़ाना चूज़ किया। ये जो मेरी 15 साल की, 16 साल की जो पढ़ाने की जो जर्नी है, इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जो नीट वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपनी सारी कहानी और मेरे जो इनपुट्स हैं, उनको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो सबसे पहला स्टूडेंट था, याद थी, दैट वाज़ माय सिस्टर। वो नीट की ही स्टूडेंट थी। वो मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 साल ही छोटी है। मैंने पहली बार ऑफ़ कोर्स है ना, छोटे भाई-बहनों को सभी लोग पढ़ाते थे, मैंने भी सबसे पहले मेरी बहन को ही पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं जब क्लास 11th में था, तो वो क्लास 10th में थी। जब क्लास 12th में था, ऑब्वियसली वो क्लास 11th में थी और मैं उसी को पढ़ाते रहता था। एंड उसको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ाने के अंदर ठीक-ठाक हूँ, मैं पढ़ाने में अच्छा कर सकता हूँ। सही कहूँ तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं पढ़ाने में अच्छा कर सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ। उसको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे काफ़ी हद तक आइडिया भी इस बात का लगा कि किस तरह से जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं और जो बायो वाले बच्चे हैं, मतलब जो जेईई और नीट वाले जो बच्चे हैं, वो सेम सब्जेक्ट को अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। और जो अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो उनके मार्किंग स्कीम पर, उनके मार्क्स लाने की क्षमताओं पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मैं एक-एक करके सही बातों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो नीट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनसे बात करूँगा। अभी लगभग 1 महीने के आसपास का समय बचा है। एनसीईआरटी आपका एक मोस्ट रिलीजियस बुक है, उसको ना छोड़ें। एक-एक लाइन अच्छे से पढ़ें, एक-एक कॉमा, फुल स्टॉप को अच्छे से पढ़ें और ऐसे नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सुपरफिशियली पढ़ लिया, गहराई से पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ेम्पलर्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको अच्छे से देखें। जैसे एक सिंपल सी बात कहूँ कि एक्स-रे के यूजेस क्या हैं, माइक्रोवेव के यूजेस क्या हैं, माइक्रोवेव की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, कहाँ लिखी हुई है? सबसे अच्छी अगर कहीं लिखी हुई है तो वो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है और उस पर सीधे सपाट साधारण सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आईक्यू एप्टीट्यूड की आवश्यकता नहीं है। तो जो नीट 2025 वाले बच्चे हैं अपने साथ एनसीईआरटी लेकर चलें, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायो की हो, वो बहुत कंपल्सरी है। दूसरी बात, हमेशा 3-3 घंटे के स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करें। लगातार 3 घंटे बैठने की आदत डालें और बेड पर बैठ कर ना पढ़ें। पढ़ना है तो टेबल कुर्सी पर ही पढ़ें। टेबल कुर्सी पर पढ़ने की आदत हमेशा रखें और लगातार 3 घंटे बैठने की आदत रखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को लेके काफ़ी अच्छे तरीके से हैबिचुअल हो जाएँगे और ये चीज़ आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अपनी स्लीप साइकिल को भी थोड़ा-सा बेटर करें और रात के अंदर अच्छे से सोएँ, बढ़िया से, साढ़े 6 घंटे के आसपास की नींद जो है वो कंपल्सरी है। दिन के अंदर ऑफ कोर्स पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करें, शानदार तरीके से पढ़ाई करें। दिन में सोना थोड़ा-सा कम कर सकते हो, अच्छे फ्रूट्स लें, बढ़िया जूस पिएँ, खाना-पीना घर का करें, बाहर का खाना-पीना बिल्कुल बंद कर दें। अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा-सा बेटर करें और हमेशा कोशिश करें कि अपनी कंसंट्रेशन को और अपने फोकस को थोड़ा-सा और बेटर करें। एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा कर पाते हैं, उसमें ऑब्वियस बात है कि इन बातों का फ़र्क तो पड़ता है कि हमने साल भर कितनी पढ़ाई की, 2 साल में कितनी पढ़ाई की। लेकिन जितनी पढ़ाई कर रखी है उसको बढ़िया तरीके से एग्जाम में तभी उतार पाएँगे जब हमारी फ़ोकस अच्छी होगी, इंटेंसिटी अच्छी होगी, हम शब्दों को अच्छे तरीके से देख पाएँगे, समझ पाएँगे। बिकॉज़ यू नो दैट वेरी वेल कि एग्ज़ाम अपने आप में ख़ास तौर से नीट का एग्ज़ाम सारा खेल ही एक्यूरेसी का है। अगर हमने पढ़ने में गलती कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, छोटी-सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो हमारे नंबर 10, 12, 15 लगातार घटते चले जाएँगे और जो हमें अच्छी कॉलेज मिल सकती थी, मौलाना आज़ाद मिल सकती थी, एसएमएस जयपुर मिल सकता था, वो पीछे की कॉलेज चली जाएगी या फिर पीछे की कॉलेज अगर मिल रही थी तो हो सकता है कि हमारे इस बार मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए ही नहीं। तो एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। मैं एक बार शायद है ना किसी डॉक्टर से ये वाली बात पूछ रहा था कि मैं ऐसे एक बार डिस्कशन चल रहा था इस बारे में कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक्यूरेसी पर इतना ज़्यादा निर्भर क्यों है? मतलब
700-700 नंबर आ रहे हैं, 720 नंबर आ रहे हैं, 720 में 720 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो इसमें से कई लोगों का ये कहना था, कई डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि डॉक्टर का जो प्रोफ़ेशन है, वो अपने आप में प्रोफ़ेशन ही एक्यूरेसी का है। डॉक्टर्स हैव टू बी परफेक्ट, वो गलतियाँ कर ही नहीं सकते। तो जो एग्ज़ाम है वो भी इस तरह से ही बनाया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्यूरेट बच्चे हैं, जो बच्चे बाय बुक चलते हों, जिनकी एक्यूरेसी शानदार हो, जो अच्छे से चीज़ों को शब्दों को पढ़ते हों, समझते हों, सीखते हों और गलतियाँ कम से कम करते हों, उन बच्चों को हम चूज़ कर पाएँ। ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली बात भी है कि अगर कोई डॉक्टर गलती करेगा तो ऑफ़ कोर्स उसकी कीमत थोड़ी-सी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो इसलिए गलतियाँ कम से कम करें, सिली मिस्टेक्स कम से कम करें और अगले 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, आपका नीट 2025 बहुत ही अच्छा जाएगा। जो बच्चे नीट 2025 का एग्ज़ाम और 26 का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें मैं कहूँगा कि अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें। बिल्ड करें सब्जेक्ट को, आराम से, कंसिस्टेंटली, प्यार-प्यार से पढ़ें। डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यू नो इट वेरी वेल कि फिज़िक्स है। जितने भी नीट वाले बच्चे हैं उनको बड़े आराम से है ना अ, केमिस्ट्री भी खूब समझ में आती है। बायो से तो एकदम भयंकर तरीके से प्रेम ही रहता है उनको। अगर उन्हें कोई चीज़ नापसंद होती है तो वो तो फिज़िक्स और फिज़िक्स का मास्टर। कि ये फिज़िक्स बनाई ही किस लिए गई है? शायद मेरे को मेडिकल कॉलेज ना मिले, शायद इसलिए फिज़िक्स बनाई गई है। ये फिज़िक्स के टीचर कितने बेकार हैं, है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी हाई-फाई चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। इसकी क्या ही ज़रूरत है मुझे डॉक्टर बनाने के लिए? बट सच्चाई ये है कि फिज़िक्स बहुत कंपल्सरी है। मतलब सही कहूँ तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टाइप होता है ना, वैसा ही ऐसे कह सकते हैं कि जो रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है ना, वो तो फिज़िक्स ही है। बहुत सारे नीट वाले जो बच्चे हैं, वो बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर लगभग-लगभग समान सी परफ़ॉर्मेंस देते हैं। और फिज़िक्स में इतना बड़ा अंतर आता है, इतना बड़ा अंतर आता है, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 175, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 75 और उनके बायो के और केमिस्ट्री के नंबर काउंट करो तो लगभग-लगभग समान से। तो इसका मतलब रैंक कौन डिटरमाइन कर रहा है? फिज़िक्स। हमारी मेडिकल कॉलेज कौन डिटरमाइन कर रहा है? फिज़िक्स। मैं किसी एम्स में जाऊँगा या फिर मीडियोकर किसी मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा या फिर मेडिकल कॉलेज के लिए मुझे अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। कौन डिसाइड कर रहा है? फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन आप कहोगे कि सर फिज़िक्स हमें टफ़ लगती है, हम एग्ज़ैक्टली करें क्या? हम अगले 2 साल को किस तरह से प्लान करें कि मेरी फिज़िक्स बहुत ही शानदार जाए? आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक और ये सारे के सारे पॉइंट मैं जिन बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, मैं उन सारे के सारे बच्चे के एक्सपीरियंसेस को निचोड़ के बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपका जो मैथमेटिक्स से जो घृणा है ना, उसको थोड़ा-सा कम करें। क्योंकि फिज़िक्स के अंदर ना मैथमेटिक्स की हल्की-फुल्की आवश्यकता बेटा पड़ती ही पड़ती है। ऑल्दो आजकल जो नीट का पैटर्न है, उसके अंदर उन्होंने बहुत टफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स इनका यूज़ कम से कम कर दिया है। ग्राफ्स इन सब का यूज़ बहुत कम कर दिया है। बट फिर भी किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, खास तौर से फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट को समझने के लिए या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। इसलिए सारी बच्चे जो अभी 11th में है, चाहे बेटा जो बच्चा ड्रॉप ले रहा हो, वो एक बार 2 वीक, 3 वीक आराम से, इत्मीनान से जो मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, उसको आराम से, इत्मीनान से समझ कर पढ़े और पेशेंटली पढ़े। उसको इस तरह से ना पढ़े कि यार मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको रट लूँगा। नहीं, रटने वाली चीज़ ही नहीं है। वो ये समझे कि एग्ज़ैक्टली डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत हाई-फाई डिफरेंशिएशन पढ़े, लेकिन एट लीस्ट वो डिफरेंशिएशन का अर्थ समझे कि dy बाय dx का मतलब है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x और ये बेसिक फ़ॉर्मूले ये सारे के सारे बेसिक फ़ॉर्मूले मेरे को अच्छे से आते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन का उल्टा है और मेरे ये यहाँ-यहाँ ऐसी-ऐसी जगह मेरे ये काम आ सकता है। वेक्टर्स का अर्थ क्या है, कहाँ-कहाँ काम आ सकता है, वेक्टर जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के 2 तरीके हैं, मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक स्केलर वाला तरीका, एक वेक्टर वाला तरीका। दोनों तरीके के क्या-क्या यूजेस हैं, इन पर हल्का-फुल्का टाइम स्पेंड करें। अगर एक बार ये वाला काम अगर अच्छे से निपट गया, अगर आपने 2 वीक के आस-पास समय अगर आपने इस मैथमेटिकल टूल वाले सेक्शन को अगर दे दिया, मैं बहुत श्योर हूँ कि आपकी आगे आने वाली फिज़िक्स की जो जर्नी है, वो बहुत ईज़ी निकलेगी, बहुत कूल निकलेगी। वो आपको बिल्कुल केमिस्ट्री या बायो जितनी आसान लगने लग जाएगी। आपको फिज़िक्स टफ नहीं लग रही है। आपको फिज़िक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स है, वो टफ लग रही है और वो टफ इसलिए लग रही है क्योंकि हमने हमारे दिमाग के अंदर एक एक मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर रखी है कि नहीं यार मेरे से मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी। मैथमेटिक्स अगर होती तो मैथमेटिक्स से ले लेता ना, बायो क्यों ली मैंने? अरे भाई, अब बायो ले ली ना, डॉक्टर बनना है ना, फिज़िक्स में अच्छा करना है ना। अगर डॉक्टर बनना है तो फिज़िक्स में अच्छा करना पड़ेगा और फिज़िक्स में अच्छा करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। लॉग क्या है, एक्स्पोनेंशियल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वेक्टर क्या है, बेसिक-बेसिक जान लो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रगाढ़ पंडित बन जाओ, बट एटलीस्ट उसका एक बेसिक जान लो जो आपको आगे जाके बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट कि इस मैथमेटिकल टूल वाले सेक्शन को बढ़िया से, आराम से, इत्मीनान से समझें। इसके बाद जब भी आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ें, पेन ज़रूर चलाएँ।
ऐसे रीड ना करें। फिज़िक्स एक बेसिक साइंस है, उसको समझने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। पेन चलाने की हमेशा ही आदत रखें। डू एज़ मेनी क्वेश्चन्स एज़ पॉसिबल। जितने सवाल करेंगे, आप उतने ही लगातार फिज़िक्स के अंदर और अच्छे होते जाएँगे। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहेंगे, तो मैं कहूँगा कि आपके जो भी इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है उसको कीजिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में होंगे, उस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सोल्व्ड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी के जो अनसोल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उनको करना बड़ा बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। उसके बाद भी जो बच्चा नीट की टॉप रैंक चाहता है, जो कहे कि सर मुझे तो फिजिक्स में से 180 में से 180 नंबर ही चाहिए, कोई भी अगर टफ सवाल अगर हो वो भी मुझसे बन जाए, तो मुझसे एक छोटी सी बात और कहूंगा कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में जेई के जो पेपर थे ना वो करो। नीट वाले बच्चे कौन से पेपर करें? जेई वाले। 19 से पहले वाले नहीं, 19 से लेके 24 के बीच में जितने फिजिक्स के पेपर थे, सबका प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है? और सारे सवाल लगा दो। हाँ, उन सवालों के अंदर आप उन सवालों को छोड़ सकते हो जिनके अंदर बहुत ही हाई-फाई मैथमेटिक्स लग रही हो, बहुत ही खतरनाक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व कुछ लग रहा हो, तो उस सवाल को छोड़ दो। वो सवाल बड़ी मुश्किल से 5% होंगे। 95% क्वेश्चन बिल्कुल आपके काम के हैं और लगभग-लगभग इन सवालों की जो संख्या है वो 2000 के आस-पास है। तो जो बच्चे बिल्कुल टॉप रैंक के लिए जा रहे हैं, जो ऊपर की 1000 रैंक के लिए जा रहे हैं, वो 2019 से लेके 24 वाले जो क्वेश्चन्स हैं, उनको भी प्रैक्टिस के साथ-साथ लगातार करते रहें। जो आपके पास मटेरियल है, उसके साथ-साथ इन सवालों को भी करते रहें। यू विल फील दैट कि आपकी फिजिक्स बहुत ही शानदार हो गई, आप बहुत ही अच्छा लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि ना बिल्कुल जैसे हमने पढ़ाई स्टार्ट की तो जोश-जोश के अंदर है ना बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल एकदम भयंकर तरह से पढ़ रहे हैं, उसके बाद जोश बिल्कुल ठंडा हो गया और फिर हम अचानक से निपटने स्टार्ट हो गए। इट शुडन्ट हैपन लाइक दैट। स्टे कंसिस्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन के अंदर कोई है ना 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नींद खराब कर दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आप भले ही पूरे दिन के अंदर जो आपके लेक्चर्स हैं उसको मिलाकर 10 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरे साल भर पढ़ो। या फिर जो बच्चा 11th क्लास में है वो पूरे 2 साल पढ़ो। आई एम वेरी श्योर कि आप जिस रैंक के लायक हैं, आप जिस कॉलेज के लायक हो, आपको मिलके ही रहेगी। तो स्टे कंसिस्टेंट और हमेशा जो आपकी नीट की प्रिपरेशन है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। उसमें अप्स एंड डाउन्स लगातार आएँगे आएँगे। खास तौर से जो डाउन्स आएँ, उसके अंदर थोड़ा-सा इत्मीनान रहें। उसमें आराम से इत्मीनान से सारी की सारी बातों को समझें, देखें, वक़्त लगाएँ और अगर मान लो कि कभी लगे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो पेशेंटली वेट करें। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जिनको शुरुआत में देख के लगता है कि यार ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता। इस ये तो dy बाय dx में डी से डी को काट रहा है और फिर बाद में पता लगता है कि यही बच्चा 2 साल बाद टॉप कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सारे सारे बच्चों में मेन खास बात क्या होती है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं। उनका टीचर अगर उनको ये भी कहते कि बेटा तेरे को इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तो नालायक है, तो गधा है। उसके बावजूद उसको पता है कि गधा होना या फिर इंटेलिजेंट होना भी फंक्शन ऑफ टाइम है। मैं अगर समय दूँगा तो बड़े आराम से मैं लगातार ग्रो करता जाऊँगा और 2 साल बाद मैं गधे से फूडू भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। ऐसे बच्चे हर साल देखते हैं हम लोग। तो इसलिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे विजिलेंट, लगातार ध्यान रखें और अगेन ऑब्वियस बात है कि बेटा ठीक है, होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल करना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ आपने पढ़ ली, उसको 1 वीक बाद, 2 वीक बाद जब भी टेस्ट हो, उसमें रिवाइज़ करके लगातार करते रहें। नेक्स्ट थिंग इज़ टेस्ट ज़रूर दें। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि मैं तो टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट में दूँगा। अरे लास्ट में क्या दोगे? अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर अगर देखो तो हर 2 वीक के अंदर टेस्ट होते ही होते हैं, वो टेस्ट देना कंपल्सरी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो आप रेगुलर होमवर्क करते हो, उसको भी 3-3 घंटे के स्लॉट्स के अंदर ही करो। अगर आप उनको 3-3 घंटे के स्लॉट्स के अंदर करोगे तो आपकी आदत पड़ी रहेगी, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा पूरी-पूरी ट्यून्ड रहेगी लगातार 3 घंटे अच्छे तरीके से काम करने के लिए। और जब भी 2 वीक के अंदर टेस्ट, तो टेस्ट ऐसे नहीं कि टेस्ट यूँ ही ज रैंडमली गए और जाके दे दिए। ना, 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 ना। सबसे पहले उस टेस्ट का सिलेबस देखो। एटलीस्ट 1 या डेढ़ दिन पहले उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, रिवीजन करना स्टार्ट करो। हर चीज़ को गहराई में घुसकर रिवीजन तो नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट पन्ने तो पलट ही सकता हूँ। जो मैंने क्लास नोट्स बनाए उनको तो एटलीस्ट मैं देख ही सकता हूँ। उन क्लास नोट्स को देखने से एक बेसिक मेरे को आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्ज़ैक्टली चैप्टर में है क्या, और फिर उसके बाद हम बड़े आराम से पेपर दे सकते हैं। जैसे ही पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद घर पे आके बच्चे क्या करते हैं? घर पे आते हैं सबसे पहले उस पेपर को ऐसे फेंकते हैं कि हो गया पेपर और क्या, ठीक है? 720 में से मेरे 600 नंबर आ गए, मैं तो फोड़ू हूँ, मैंने तो कमाल कर दिया। अरे भई जो 720 में से तेरे 600 नंबर आए, इन 600 नंबरों का तेरी लाइफ में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। ये जो 720 में से तेरे 600 नंबर तेरे इंस्टीट्यूट के पेपर के अंदर आए, ये 600 नंबर तेरे को डॉक्टर नहीं बनाएँगे। डॉक्टर तेरे को बनाएँगे जो बाकी 120 नंबर के जो सवाल तू गलत करके आया है वो। उनके साथ टाइम स्पेंड कर।
देखो तो सही क्या गलती हुई? क्या सवाल पढ़ने में गलती हुई? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? क्या मुझे एक कॉन्सेप्ट ही नहीं आता? जो भी आपकी गलती हुई हो उसको डॉक्यूमेंट करें, उसे लिखें कि मेरे से इतनी बड़ी सिली मिस्टेक हुई है। अगर आपने किसी वेक्टर को स्केलर की तरह अगर ऐड भी कर लिया, तब भी लिखो कि यार मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैं वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड कर रहा हूँ। लिखना ही अपने आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने सेट कर दिया कि अगली बार जब भी वेक्टर आएँगे, तो अरे भाई मेरे को आराम से वेक्टर को वेक्टर की तरह ही ऐड करना है, वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड नहीं करना। जो बहुत ही टॉप रैंक के जो बच्चे होते हैं, उनमें से मैं एक छोटी-सी आपको एक बात बताता हूँ। काफ़ी समय पुरानी बात है, शायद 2016-17 के आसपास की बात है। एक बच्ची थी जो ड्रॉपर बैच के अंदर थी एंड ये वैसे जेईई वाले बच्चे की बात है। ड्रॉपर बच्चों में जेईई के अंदर टॉप रैंक्स अक्सर नहीं आती। जो ऊपर के 100 रैंक है, 200 रैंक है, वो अक्सर क्लास 12th के बच्चों के ही आती है। बट इस बच्चे के 150 रैंक आई थी एंड इस बच्ची में एक जो खास बात थी, मैं समझाता हूँ कि एग्ज़ैक्टली व्हाट शी वाज़ डूइंग। वो जब भी घर पर पेपर करती थी क्योंकि उस टाइम क्या जेईई का जो पेपर था ना वो भी गोले भरने वाला था, ओएमआर शीट वाला था। तो उसकी वो जो बच्ची थी ना वो क्या करती थी कि घर पर जब पेपर करती थी ना, तब छत पर बैठकर भरी गर्मी के अंदर ओएमआर भर-भर के पेपर दिया करती थी। तो एक दिन उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि सर वो तो है ना पेपर है ना छत पर बैठकर ऐसे ओएमआर पे भरी गर्मी के अंदर एग्ज़ाम देती है। तो मैंने उससे अगले दिन पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि तू ना ऐसे गोले भरती रहती है वो भी छत पर गर्मी के अंदर। तो उसने कहा कि सर लास्ट ईयर जब मैं क्लास 12th में थी और जब मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं जिस बेंच पे बैठी थी मतलब जहाँ पर मेरा रोल नंबर आया था, जहाँ मुझे बैठकर एग्ज़ाम देना था, वो जगह ऐसी जगह थी जहाँ पर धूप आ रही थी और अच्छी खासी धूप आ रही थी और उस धूप ने मुझे इतना इरिटेट किया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। हालाँकि ऐसा नहीं कि धूप नहीं आती तो मैं पेपर में फूट देती, बट फिर भी मैं जितना करके आई मैं उससे बेटर कर सकती थी। तो अब मैं इतनी कॉशियस हूँ कि इस बार अगर धूप आई तो एटलीस्ट मैं धूप को फेस कर सकूँ। तो आप सोचिए कि जो ऊपर के जो 100 रैंक लाने वाले बच्चे हैं, जो 200 रैंक लाने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ तक सोचते हैं। वो इतनी गहराई तक सोचते हैं। वो एक-एक पॉइंट को सोचते हैं कि उनके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो हर प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही सोच के चलते हैं कि ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं एंड आई हैव टू बी रेडी टू फेस दैम। और जो भी टॉपर बच्चा होगा, जो शानदार बच्चा होगा, वो हमेशा इसी तरह से सोचेगा कि जो प्रॉब्लम आ सकती है, मैं पहले से उसके लिए रेडी रहूँ। वो आए ना, वो अलग बात है, बट मैं अपने आप को रेडी रखूँगा ही रखूँगा। तो सारे के सारे बच्चे लगातार टेस्ट दें और हर टेस्ट से लगातार सीखते जाएँ, कंसिस्टेंटली लगातार अपना काम करते जाएँ। मैं इसमें एक छोटा-सा पॉइंट और बोलूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ख़ास तौर से जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफ़लाइन पढ़ें? देखो यार ना, अगर आप किसी ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट के अंदर हो, तो आप रिलीजियसली वहीं ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट के अंदर ही पढ़ो। किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक में अगर आपको इश्यू आए, किसी स्पेसिफ़िक चैप्टर में अगर इश्यू आए, तो आप हमेशा ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप ऑनलाइन का सहारा लो, तो आप ऑनलाइन में जहाँ जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप पढ़ रहे हो, आप इस बात को एन्श्योर करो कि आप है ना पढ़ाई ही करो। ये ना हो कि आप है ना गए तो पढ़ने, फिर आपने है ना इंस्टाग्राम चला लिया, टेलीग्राम चला लिया, है ना? और अपना सारा-सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। इसी तरह से जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसके पास तो और डर है। ऑनलाइन के लिए तो सेल्फ डिसिप्लिन और चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल और ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जब आप फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, जब आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप कभी भी यूट्यूब खोल सकते हो, आप कभी भी टेलीग्राम खोल सकते हो। तो ऐसे के आप कभी भी इंस्टाग्राम खोल सकते हो और अगर एक बार इंस्टाग्राम खुल गया तो बच्चे का 1 घंटा उसके अंदर निकल ही जाता है। तो ऑलवेज़ अ, इस बात का ध्यान रखें कि यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। अगर आपको अच्छी कॉलेज जाना है, अगर आपको अच्छी एम्स जाना है, अच्छी मेडिकल कॉलेज जाना है, तो आपको ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे एफर्ट्स उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही लगाने हैं। जो भी आप इंस्टाग्राम को समय दे रहे हो, टेलीग्राम को समय दे रहे हो या फिर यूट्यूब को समय दे रहे हो, यूट्यूब में ऑफ कोर्स नॉन एकेडमिक कंटेंट को जो समय दे रहे हो, वो सारा का सारा समय आ कहाँ से रहा है? आपके समय में से आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो नीट की जो प्रिपरेशन है, उसके अंदर वो बहुत बड़ा डेंट लगाएगा। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। और जिस टाइम पर आप ये सारे के सारे काम कर रहे होंगे, उस टाइम पर कोई ना कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। और फिर साल के आखिर में आप क्या कहोगे कि यार वो और मैं तो बराबर थे, वो तो चला गया अच्छी एम्स के अंदर या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर और मेरे को तो वापस से ड्रॉप करनी पड़ रही है। तो इसके पीछे कारण ये नहीं कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पीछे कारण ये है कि उसे पता है कि उसे उस टाइम पर एग्ज़ैक्टली क्या करना है। अच्छी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, अच्छे एम्स जाने के लिए कुछ न कुछ बलिदान करने ही होते हैं और ये जो सोशल मीडिया से दूरी है, ये सबसे बड़ा बलिदान है आज के दिन में। है ना? आज के दिन बच्चा है ना सबसे दूर रहने के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया से और फ़ोन से दूर रहने के लिए तैयार नहीं है। बट अगेन बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े बलिदान तो करने ही होते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो लगातार ये जो सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सीज़ है ना, इसको लेकर वो लगातार कुछ न कुछ लगातार करता ही रहता है, करते रहता है और उसे मज़ा भी आता है बहुत सारा इसके अंदर।
कि ठीक है यार, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में हर चीज़ गहराई से पता है और मैंने ये वाली साइड चूज़ कर ली, अब मैंने ये वाली साइड चूज़ कर ली, अब ये लोग ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाले लोग ये वाली बात कर रहे हैं और वो अपना समय लगातार उसके अंदर वेस्ट करता रहता है। जिन 2 साइड्स के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है, वो तो ऑफ कोर्स पॉपुलर हो रही है दोनों साइड्स। आजकल जैसे आईपीएल के अंदर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की लड़ाई चलती रहती है, तो उनके गुट बने हुए हैं। जो लोग नीचे लड़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलना। फेमस तो ऑफ कोर्स रोहित और हार्दिक पांड्या ही हो रहे हैं। इसी तरह से हम भी, है ना, हमारी भी एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी। ऑल्दो हम कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में ना तो आते हैं और जब मतलब बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं। बट एक ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस आया जिसके अंदर हमने किसी शार्क टैंक के अंदर हम गए और हमने नियरली 50 मिनट्स के आसपास हमारी बात रखी। उसमें से एक सेलेक्टेड 15-16 मिनट्स के आसपास की क्लिप चलाई गई, जिसमें सारे के सारे जो कट्स थे वो इस तरह से लगाए दिखाए गए जैसे हम किसी की बुराई कर रहे हैं। इट वाज़ नॉट लाइक दैट। हम उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट हैं। हम साफ-साफ इस बात को मानते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन इस बात को साफ-साफ मानता है कि हम 100 बच्चों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 बच्चे को ही कैटर कर सकते हैं और वो 10 बच्चा कौन-सा है? जो सीरियस है, जो सिंसियर है, दैट्स इट। बाकी जो 90 बच्चा है, हम उसको कैटर कर ही नहीं सकते। ना तो हम उसके जैसे टीचर हैं, ना हमारे पास उसके जैसा कोई कंटेंट है। ये ऐसा नहीं कि किसी के प्रति एलिगेशन है, ये एक स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, हमारी एक्सपर्टीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 10 जो बच्चे हैं, उन्हीं को ही सैटिस्फाई करने लायक हमारे पास हमारी क्षमताएँ हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी जब अगेन पूरे-पूरे सोशल मीडिया पर आई, तो अगेन सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ऑफ कोर्स इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते ही हैं एंड ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए। लेकिन नुकसान इसके अंदर बच्चे का है, जब बच्चे लगातार कहते रहेंगे, "अरे नहीं, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था।" तो उसमें बच्चों का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में हम हमारी तरफ से बिल्कुल इस बात को एन्श्योर करते हैं कि हम ऐसी कंट्रोवर्सी के लिए बच्चों को कभी भी मोटिवेट ना करें। तो आप लोग इन सारी की सारी बातों से दूर रहें। जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन ये जो आप समय यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप दोगे, वो आप अपना समय दोगे। फ़ायदा तो किसी और का होगा और समय आप अपना खुद का दोगे। तो आप यहाँ से थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा बचा के चलें, ठीक है? और अगेन जो भी मतलब जितनी भी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, उनके ऑफ कोर्स सारे अच्छे यूज़ भी हैं, बुरे यूज़ भी हैं। चॉइस इज़ टोटली योर्स कि मैं अपने फ़ोन को किस तरह से यूज़ करूँ, मैं अपने लैपटॉप को किस तरह से यूज़ करूँ। अगर मैं उसका अच्छा यूज़ करूँगा, तो मैं बहुत ही अच्छा कर जाऊँगा। अगर मैं उसका खराब यूज़ करूँगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बेटा क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड वॉरियर बन के रह जाऊँगा। तो अगेन इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ से दूर रहें। हम भी कोशिश करते हैं कि हम दूर रहें, ठीक है? आप भी कोशिश कीजिए कि आप इनसे दूर रहें। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और आपको जो अच्छा लगता हो, जहाँ अच्छा लगता हो, जो आपको लगता हो कि यार ये इंस्टीट्यूट, ये टीचर मेरे हिसाब के हैं, आप ऑफ कोर्स बेटा उनको ढूँढ ही लोगे और जिनसे आपका तालमेल बैठता हो, वहाँ पर जाकर आप लगातार तन्मयता से लगातार पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार सजग रहें और उसी की तरफ लगातार मूव लगातार करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। लास्ट में मैं एक बात और बोलूँगा कि है ना, अच्छी पढ़ाई करें, है ना, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी रैंक लेके आएँ, अच्छी मेडिकल कॉलेज जाएँ, एम्स जाएँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद अच्छे डॉक्टर बनें। अच्छे डॉक्टर में मैं कहूँगा कि यार देखो ठीक है, पैसा-वैसा तो कमा ही लेते हैं। डॉक्टर बन जाओगे तो ठीक है, पैसा-वैसा कमा ही लोगे। एक्स नहीं कमाओगे तो ऑफ कोर्स 0.9 एक्स कमा लोगे, 0.8 एक्स कमा लोगे, 0.7 एक्स कमा लोगे, 0.7 एक्स से पेट भर जाएगा और एक्स से पेट भर जाएगा। मेन चीज़ ये है कि जो डॉक्टरी का जो पेशा है, वो बहुत ही कंपैशनेट पेशा है। उसमें आपके अंदर एक है ना, आपके अंदर ना एक सेवा भाव होनी ही चाहिए, मानवता होनी ही होनी चाहिए। तो जब भी आप डॉक्टर बने, कोशिश करें कि आप अच्छे डॉक्टर बनें। आप समाज की सेवा कर सकें, आप जो गरीब हैं उनकी सेवा कर सकें, आप जो आपके आस-पड़ोस के अंदर जो हेल्थ का जो लेवल है आप उसको थोड़ा-सा बेटर कर पाएँ, आप सोसाइटी में बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट कि अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ, अच्छी कॉलेज जाएँ और अच्छी कॉलेज जाने के बाद भी जब डॉक्टर बन के निकलें, तो शानदार डॉक्टर बन के निकलें, टेक्निकली भी एंड ऑफ कोर्स सोशली भी। तो मेरी तरफ से इतना ही है एंड थैंक्स जॉश टॉक टीम फॉर दिस। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वी विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू। बाय बाय।